को कमजोर समझ के यूं नाकाम न कर, खुद को कमजोर समझ के यूं नाकाम न कर, जिल्लत भरी जिंदगी जीते जीते उम्र तमाम न कर। खुद को यूं कमजोर समझ के नाकाम न कर, जिल्लत भरी जिंदगी जीते जीते यूं उम्र तमाम न कर। अपनी ताकत से हवा का रुख बदलना है तुझे, अपनी ताकत से हवा का रुख बदलना है तुझे। आदमी होकर आदमियत को बदनाम न कर। यहां पर एसएचपीएल में हर कोई हवा का रुख बदल सकता है, और इसी उम्मीद के साथ आज के इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी का स्वागत है आज के इस बेहतरीन फैबुलस फ्राइडे में, जहां पर एक बेहतरीन इंसान आज हमारे साथ जुड़ने वाला है। एक बेहतरीन सक्सेसफुल इंसान हमारे साथ जुड़ने वाला है, जो कि हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो हो जाइए तैयार और कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि आज जो ज्ञान मिलने वाला है वो आपको एसएचपीएल में उनकी जगह पर बिठा देगा, क्योंकि आज वो डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है और बहुत जल्दी प्रेसिडेंशियल क्लब में जाने वाले हैं। तो उनका सफर जारी है, उनकी सफलता का सफर जारी है, और आप भी अगर सफल होना चाहते हैं तो मात्र 40 मिनट आज के बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो मैं मौका दूंगा आपको 10 सेकंड का, जहां पर आप बोल सकते हैं, अपनी तैयारी मुझे बता सकते हैं, मुझे महसूस करा सकते हैं अपनी तालियों से, अपनी सीटियों से और अपनी आवाज से। तो ये 10 सेकंड शुरू होते हैं अब, जहां पर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर, Yes, वेलकम हम हर शिखर मोस्ट वेलकम सर्वश्री। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आज तो बहुत जोश, आज बहुत जोश नजर आ रहा है। इस जोश में मुझे भी बहुत जोश आ रहा है। मेरा मन कर रहा है मैं बहुत कुछ बोलूं, लेकिन वक्त का तकाजा है कि हमें आज अपने लीडर को बुलाना है और उनको सुनना है। तो उनको बुला लेते हैं। क्या कहते हैं आप, क्या बुला लेना चाहिए? आप जल्दी से जवाब दीजिए। बुला लेते हैं। एब्सोल्युटली, कईयों का मैसेज आ गया है, बुला लेना चाहिए। ओके, तो हम बुलाते हैं अपने बेहतरीन पर्सनालिटी वाले लीडर को, जो कि बहुत ही स्मार्ट और लेकिन बहुत ही हम्बल और बहुत ही बेहतरीन मृदुभाषी और बहुत ही ज्यादा नॉलेज रखने वाले और डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से और करीब से पहचानने वाले। तो उनके बारे में चंद लाइनें कि गिर गिर के यारों मुझको खूब संभलना आता है। गिर गिर के यारों मुझे खूब संभलना आता है। जलकर बुझना आता है, बुझकर जलना आता है। जलकर बुझना आता है और बुझकर जलना आता है। अपनी ही किस्मत लिखता हूं खुद अपने ही हाथों। अपनी किस्मत लिखता हूं खुद अपने ही हाथों। मुझको सारी महफिल का अंदाज बदलना आता है। तो दोस्तों, आज इस महफिल का अंदाज बदलने वाला है। आज इस महफिल का आगाज बदलने वाला है। आज इस महफिल का अंजाम बदलने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज आने वाले हैं हमारे डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर शल्लू राजपूत जी। एक बार शल्लू राजपूत सर का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर शल्लू राजपूत सर का। शल्लू राजपूत सर, प्लीज आप जहां पे भी है आप आगे। थैंक यू सर। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, welcome. नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम, थैंक यू सर जी, सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।
हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सरबजीत सर। आपकी एक्साइटमेंट, आपकी एनर्जी, आपका जोश, आपका प्यार हमेशा इस मीटिंग को चार चांद लगाया था। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरी मीटिंग में आप कोऑर्डिनेट करते हैं। एंड इट्स रियली माय प्लेजर टू हैव यू इन आवर फैमिली। और बहुत अच्छा लगता है कि आप सर्वश्री के हिस्से हैं, सर्वश्री की मैनेजमेंट में हैं, और कहीं ना कहीं आप हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। और आप जैसी पर्सनैलिटी इस इंडस्ट्री को और चार चांद लगा के रखती है। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिशिएशन, फॉर योर एजुकेशन सरबजीत सर। आई रियली सल्यूट यू। और दिल्ली ऑफिस को आप बखूबी संभाल रहे हैं, नॉर्थ इंडिया को। और थैंक यू सो मच। शालू ठाकुर मेरा नाम है। गोपाल सर सल्लू बोलते हैं, आप चल्लू बोलते हैं तो इट्स बेसिकली शालू ठाकुर। एंड मैं हर एक जो यहाँ पे आया है सबको गुड इवनिंग विश करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज की मीटिंग वैसे सरबजीत सर खास है क्योंकि मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी 5वीं एनिवर्सरी की आज जो पूर्व संध्या है, क्योंकि कल हमें पूरे 5 साल हो जाएंगे। कल हम 5वीं सालगिरह पूरे इंडिया में मनाई जा रही है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत जगह पे केक कट सेरेमनी है, जहाँ पे गैलरीज हैं, मार्ट अवेलेबल हैं। तो आज मैं सारे डिस्ट्रीब्यूटर, सारे सर्वश्रीन को कंपनी के 5 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और भगवान करे हमारी कंपनी पे, हम सब पे ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखे कि हम सालों साल और कई 100 साल ये सफर एक साथ तय करें और गर्व से इस बिजनेस को अपने आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसफर करें। ऐसा मेरा ख्वाब है, ऐसा मेरा ड्रीम है और ऐसी मेरी चाहत है। और मैं उम्मीद ऐसे हर डिस्ट्रीब्यूटर से करूंगा कि आप जो भी कर रहे हैं सर्वश्री में आपको उसका रिटर्न आपकी पीढ़ियों को भी मिलेगा। तो जो भी कीजिएगा आप दिल से कीजिएगा दोस्तों। बहुत कुछ अच्छा होने का जा रहा है, काफी चीजें अच्छी चल रही हैं, कुछ न्यूज भी हैं। अभी भी मीटिंग में जस्ट बैठा तो एक न्यूज सुनी, सरबजीत सर गवर्नमेंट ने 2000 का नोट बंद कर दिया है। अगर आपके पास है तो 30 सितंबर तक आप एक्सचेंज करवा लीजिए क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, रिसेंट न्यूज अभी आरबीआई ने बैन कर दिया है तो 30 सितंबर तक। तो मैंने वही मैसेज भेजा सबको ब्रॉडकास्ट में। मैं कहा अब असली नहीं चल रहे तो नकली कहाँ से चलेंगे कई लोग टोकन लेके बैठे हुए हैं, कई लोग क्रिप्टो लेके बैठे हुए हैं, उसमें उलझे हुए हैं। मैंने मैसेज लिखा सबको कि जब असली नहीं चल पा रहे ढंग से तो नकली की तो क्या खैर है, इसलिए कि सही प्रोफेशन में आइए। एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मैं एक सही प्रोफेशन में हूँ, एक रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन में हूँ, डार्क सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ। आज इस इंडस्ट्री में काफी समय गुजरा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा हूँ और बड़े दिल से कर रहा हूँ। और सर्वश्री के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। पिछला महीना काफी उथल पुथल वाला रहा है, सब एवरीबॉडी नोज दैट। क्योंकि मैं मानता हूं कि डार्क सेलिंग जो इंडस्ट्री है वो एक रिवॉल्विंग डोर की तरह है। किसकी तरह? रिवॉल्विंग डोर की तरह। वो दरवाजा जो घूमता रहता है एक सिरे से एंटर कर। कभी आप पार्क में जाओ तो लगे होते हैं ना रिवॉल्विंग गेट, कभी बड़े होटलों में जाओ तो वहां भी रिवॉल्विंग गेट लगे होते हैं। एक तरफ से लोग एंटर कर रहे होते हैं, एक तरफ से लोग एग्जिट कर रहे होते हैं। तो डार्क सेलिंग भी ठीक वैसी ही है, रिवॉल्विंग गेट की तरह है, जहां पे नए लोग आते भी रहते हैं और पुराने जाते भी रहते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है। पीले पत्ते झड़ेंगे तभी नए पत्ते आएंगे, ये इस इंडस्ट्री की रीत है और हम इस रीत को हटा नहीं सकते, डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो फिर भी लेकिन इतने उथल पुथल के महीने में भी I salute some of my our great leaders, कुछ ऐसे ग्रेट लीडर्स जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लास्ट मंथ में और एक रिकॉर्ड तोड़े उन्होंने अपनी पिन ब्रेक करके। आई एम गोइंग टू थैंक्स मिस्टर चौरसिया जी, जिन्होंने प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर लेवल अचीव किया है इस माहौल में भी, एंड ही इज परफॉर्मिंग सो वेल। मैं कहूंगा वो और वो उनकी सारी टीम बहुत ज्यादा अप्लॉज की हकदार है, तालियों की हकदार है। और डेफिनेटली ये तालियां उनको तारकटोरा में दी जाएंगी। मैं उनको सैल्यूट करता हूं उनकी परफॉर्मेंस के लिए, चाहे वो मुन्ना जी हैं, हमारे सोनू जी हैं, सोनू कुमार जी उड़ीसा से, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड अचीव यूनिवर्सल आई थिंक जो उन्होंने पिन ब्रेक किया है, जो रैंक उन्होंने लिया है उसके लिए उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेट सोनू कुमार जी को। व्हाट्स गोइंग ऑन? पूजा भंडारी व्हाइट बोर्ड, पूजा जी प्लीज ना। हाँ, तो सोनू कुमार जी को बहुत बहुत मुबारकबाद उनका रैंक अचीवमेंट करने के लिए। और मैं साथ में मुबारकबाद देता हूं जो नए यूनिवर्सल क्राउन मास्टर बने हैं, वन ऑफ माय फ्रेंड जो यहाँ से यूपी से काम कर रहे हैं, सरफराज जी, सूर्य मल्होत्रा जी, अभिषेक जी।
आप तीनों पार्टनर्स को बहुत बहुत बधाई, आपने यूनिवर्सल क्लब में एंटर किया है। और जितने भी लोग जिन्होंने पिन ब्रेक किया, अचीव किया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तालकटोरा में आइए, आपका भव्य स्वागत करेंगे और मिलकर जश्न मनाएंगे हम सब। वापस आता हूँ आज की मीटिंग के ऊपर, क्योंकि आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेनिंग कुछ चीजें शेयर करने की। और हर फ्राइडे किसी न किसी लीडर को बुलाया जाता है और चीजें शेयर की जाती हैं। और मैंने पिछले महीने भी शायद मेरी 2 ट्रेनिंग कनेक्ट हुई थी, इस महीने भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। काफी लोग मीटिंग्स के बाद मैसेज किए, बहुत अच्छा। और इवन सरबजीत सर, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, चलो ये उनका प्यार है। और आपकी होस्टिंग के भी लोग कायल हो चुके हैं वैसे तो, इसलिए आपको तालकटोरा की जिम्मेवारी सौंपी जा रही है। तो दोस्तों वापस आता हूँ। ट्रेनिंग्स जो है, इंडस्ट्री में ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके कारण क्या है कि ये इंडस्ट्री ना कोई भी माँ बाप के पेट से सीख के नहीं आता। और सेकंड थिंग, इस इंडस्ट्री की कभी कोई अभी रिकॉग्नाइज्ड, अभी तक जो था रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऐसा नहीं था यहाँ पे इसके कुछ कोर्सेज हों जहाँ से आप इसको एजुकेट होकर आए, आप लिटरेट होकर आए, वहां से पढ़ कर आए, सीख कर आए और आते इस प्रोफेशन में कूद पड़े। हालांकि एक यूनिवर्सिटी शूलिनी यूनिवर्सिटी सोलन हिमाचल ने एक इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने एक शुरुआत की है कुछ डिप्लोमा कोर्सेज करवाने की। मैं भी वहां था जब उन्होंने फेयरवेल की थी, जो पहला बैच निकला था 120 लोगों का जिन्होंने कोर्सेज को कंप्लीट किया। लेकिन अभी भी एट द लार्ज अभी ये चीज पॉसिबल नहीं हुई है। शायद आने वाले सालों में और पॉसिबल होंगी। मोर एंड मोर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी विल जॉइन अस कि वो इसको एज ए करिकुलम लॉन्च करेंगी, अपने सिलेबस का हिस्सा बनाएंगी। बट फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं थी अभी तक कि इसको एजुकेट कर सके लोगों को। पर ये इंडस्ट्री अपने आप में बहुत पावरफुल थी, ये इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी है, ये कारखाना, ये उद्योग बहुत बड़ा है। मतलब बहुत लोगों ने यहाँ पे अपनी ना सिर्फ ब्रेड एंड बटर ले रहे हैं, बट दे आर अर्निंग देयर लग्जरी लाइफस्टाइल, दे आर अर्निंग देयर वेल्थ, दे आर अर्निंग देयर रिस्पेक्ट, दे आर अर्निंग अ लॉट। बहुत कुछ यहाँ से कमा रहे हैं। बट ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं जो इस इंडस्ट्री में नए आते हैं, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करते हैं, कुछ वक्त बिताते हैं और इस इंडस्ट्री से निकल जाते हैं। उसका कारण क्या रहता है? उसका कारण ये रहता है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म कभी नहीं मिल पाता, कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम उनको नहीं मिल पाता कि क्या करें और क्या ना करें। वो सीखे कहाँ से? अगर वो सीखना चाहते हैं, वो एजुकेट होना चाहते हैं, तो कहाँ से नॉलेज ले इस इंडस्ट्री के बारे में। एक खुद भी रोल निभाती हैं और सेमिनार भी, और खासकर अभी टेक्नोलॉजी की वजह से वेबिनार। तो आज जो मैं आपसे ट्रेनिंग अटेंड करूंगा, मैं काफी समय से ट्रेनिंग दे रहा हूं और ले भी रहा हूं वेबिनार के माध्यम से। बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स यहाँ पे आए जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया इस इंडस्ट्री को लेकर। और आज मैं बड़े बेसिक टॉपिक पे रहूंगा। आज जब मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, तो जो शुरुआती टॉपिक था कि आप पहली ज्वाइनिंग कैसे निकाल सकते हैं, आप पहला डिस्ट्रीब्यूटर कैसे खड़ा कर सकते हैं, आप अपने नेटवर्क को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। जो सबसे पहली ट्रेनिंग जो मैंने मिली, जो सबसे पहला बेसिक मुझे मिला, आज मैं उसी के इर्द गिर्द रहूंगा। हो सकता है वो बहुत लोगों को पिच ना करे, बहुत लोग बोलेंगे सर ये तो बहुत बार सुन चुके हैं। मैं खुद एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए लीडर कम से कम 2500 से ज्यादा बार वो ट्रेनिंग कनेक्ट कर चुका हूं। पर पता नहीं लोग सीखते हैं कि नहीं सीखते, लेकिन मैं जितनी बार खुद कनेक्ट करता हूं, मैं बहुत लर्न करता हूं, मैं अपने आप को अपग्रेड फील करता हूं। तो बेसिक्स पे आज बात करेंगे। 4 बेसिक जो इस इंडस्ट्री का अहम हिस्सा है, क्योंकि मैंने देखा कि काफी लंबी ट्रेनिंग भी चली है, अच्छी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है, पर 4 बेसिक पे खुल के अभी तक बात नहीं हो पाई, क्योंकि हर बंदा अपना बेस्ट देना चाहता है। वो चाहता है ऐसा डायलॉग बोलूं, ऐसी स्टोरी सुनाऊं जो आज तक पहले किसी ने नहीं सुनाई है। लेकिन मैं मूल आत्मा पे रहूंगा, मैं इसकी सोल में रहूंगा कि इस इंडस्ट्री को बिल्ड करने के लिए जो चीजें चाहिए मैं उसी के अराउंड रहूंगा। तो एक छोटी सी पीपीटी है, उसको शेयर करते हैं। आई एम श्योर कि आप यहाँ पे बहुत कुछ लेंगे इस पीपीटी के थ्रू। अगर आपने नया ज्वाइन किया है, जहाँ पुराने भी हैं, और अगर आप दिल खोल के आते हैं कुछ लर्न करने के लिए, तो आप आज की शाम आपके लिए बड़ी शानदार होने वाली है। और वैसे आधे लोग तो मुझे लगता है अब नोट बदलवाने ना चलेगी अपने जी हाँ, आई थिंक विजिबल रहेगा सबको जी। 4 व्हील्स ऑफ सक्सेस। मैं यहाँ पे जब मैं किया, सबसे पहले
जब आप इस इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहला जो काम आपकी अपलाइन आपको देती है इस इंडस्ट्री को बिल्ड करने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए, वो होता है 4 बेसिक्स का। कि उन्होंने बताते हैं कि इस इंडस्ट्री में करना क्या है। जब आप ज्वाइन करते हैं तो क्या करना है आपने। मैं ज्वाइन किया, मैं क्या करूं, क्या मैं मोटिवेटर हूं, आई एम हाईली मोटिवेटेड। मैंने बड़े अच्छे सेमिनार में सुना, बहुत बड़े अचीवर स्पीकर को सुना, लेकिन क्या करूं मैं किसी दीवार पे सर मारूं, क्या करूं, कहां से ज्वाइनिंग मेरे पास आएंगी, कैसे लोग मेरे पास आएंगे, मैं कैसे अपना स्ट्रक्चर बिल्ड करूंगा, कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करूंगा, अपनी इंडस्ट्री कैसे बिल्ड करूंगा, एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो आज मैं उसी बेसिक के ऊपर रहूंगा कि आप जब इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, एज ए सर्वश्री को ज्वाइन करते हैं, तो आप क्या ऐसा काम करें कि इस इंडस्ट्री में आप लगातार ग्रोथ करते जाएं। आप बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स ले लीजिएगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे लीजिएगा, स्पीकिंग पे लीजिएगा, लीडरशिप पे लीजिएगा, प्रॉब्लम हैंडलिंग पे लीजिएगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए आपको बेसिक के इर्द गिर्द रहना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, इसके बिना आप कदम नहीं हिला सकते, इसके बिना आप आगे नहीं जा सकते जब तक आपकी बेसिक पे कमांड नहीं है। जब तक आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है, आप कितनी भी इमारत बड़ी कर लीजिएगा, वो एक दिन गिरेगी धराशायी होकर। मैं एज ए नेटवर्कर मैं बताऊं, मैं इस इंडस्ट्री में कई बार उठा, कई बार गिरा, कई बार उठा, कई बार गिरा। ये इंडस्ट्री कभी ऐसे नहीं चलती है, ये ऐसे ऐसे चलती है। तो जितनी बार गिरा मुझे बेसिक्स आते थे, मैं उठा, जितनी बार गिरा मुझे बेसिक्स आते थे, मैं उठा। और बेसिक का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। बेसिक को इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए। मुझे याद है मैं पढ़ा था बुक, जापान में चाइना में मार्शल आर्ट सिखाया जाता है, तो कई महीने तक सिर्फ 2 चीजों पर जोर दिया जाता है, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच। वो इतना ज्यादा इस पे जोर देते हैं ब्लॉक और पंच पे कि वो उसके अनकॉन्शियस माइंड जो है उसमें बिठा देते हैं कि जब वो कई महीने बाद वो फाइट में उतरेगा, मार्शल आर्ट की लड़ाई में उतरेगा, तो उसको इन 2 चीजों के लिए सोचना ना पड़े, वो फटाफट ब्लॉक पंच करता जाए। तो बेसिक हमेशा स्ट्रॉन्ग किए जाते हैं, किसी भी एथलीट के हो, किसी खिलाड़ी के हो, चाहे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, हमेशा बेसिक पे काम किया जाता है, तब जाके वो बड़े प्लेयर, बड़े एथलीट, बड़े स्कोरर बन पाते हैं। तो जब आप इस इंडस्ट्री में एक बड़ा पैसा कमाना आए हैं, आप इस रुतबा लेने आए हैं बड़ा, अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं हुए, अगर आप तुक्के से इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो आज नहीं कल भी गिर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपकी बेसिक पे कमांड है, आप कभी भी नहीं गिरोगे, आप आगे बढ़ोगे। 4 बेसिक पे बात करते हैं इस इंडस्ट्री में। जी हाँ, ये इंडस्ट्री जैसे आपके गाड़ी के 4 टायर होते हैं, कार के 4 टायर होते हैं, यू नो वेरी वेल। इसी तरह ये इंडस्ट्री 4 बेसिक पे टिकी है, 4 टायरों पे टिकी है। 4 बेसिक्स इसको कहा जाता है। पहला है लिस्ट, एक लिस्ट बना लोगों की जिनको आप जानते हैं, जिनको आप मुलाकात करना चाहते हैं, जिनको आप ज्वाइन करवाना चाहते हैं। और दूसरा होता है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, थर्ड इज प्लान और शो द प्लान, एंड फोर्थ वन इज फॉलो अप। ये 4 चीजों पे, ये 4 टायरों पे ये इंडस्ट्री टिकी है। जैसे आपकी कार का एक टायर पंचर है या फट चुका है या उसमें हवा कम है, आप अपनी मंजिल पर आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे, स्पीड से नहीं पहुंच पाएंगे, सही टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे ही अगर आपने 4 बेसिक पे कमांड नहीं ली है, आपके 4 बेसिक में आपका कैलिबर नहीं है, आप अपने मंजिल पर, अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पर, अपने सपनों की कार, सपनों के घर पर सही टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, डिले होंगे या पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए 4 बेसिक पे कमांड लेना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। मैं बहुत ज्यादा हर ट्रेनिंग में जोर देता हूँ 4 बेसिक पे पर। अभी मैं कोलकाता में आरटीपी लगाई, मैंने 4 बेसिक पे जोर दिया। मैंने पुणे में आरटीपी लगाई, मैंने वहां भी सेकेंड डे में 4 बेसिक पे जोर दिया। ये इस इंडस्ट्री का मूल मंत्र ही यही है। आप कितनी भी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स ले लो, अगर आपने बेसिक को छोड़ा, आप कभी भी इमारत आपकी गिर जाएगी। बड़े से बड़े बुर्ज खलीफा आप दुबई देखोगे तो उन्होंने भी बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रखा, नींव को स्ट्रॉन्ग कर रखा, तभी इतनी बड़ी इमारत उस पर टिकी है। तो इसलिए बेसिक का स्ट्रॉन्ग होना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले आता है लिस्ट। लिस्ट क्या होती है दोस्तों? हमें इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए लोगों की जरूरत होती है। जैसे फैक्ट्री को चलाने के लिए कच्चा माल चाहिए, तो फैक्ट्री के लिए कच्चा माल होता है। सेम इस फैक्ट्री को, इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए कच्चा माल चाहिए होता है। अब कच्चा माल क्या होता है? हमारे यहाँ कच्चा माल क्या होगा? लेदर नहीं। हमारे यहाँ कच्चा माल क्या होगा? कॉटन नहीं, कपड़ा नहीं। हमारे यहाँ कच्चा माल होता है लोग, क्योंकि ये इंडस्ट्री लोगों की इंडस्ट्री है। और जब हमें लोगों का साथ लेकर इस इंडस्ट्री को बड़ा करना है, तो ये बड़ा अहम हो जाता है
कि आप हर आदमी को बड़े ध्यान से सिलेक्ट कीजिए इस इंडस्ट्री के लिए। आप हर आदमी, किसी आदमी को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं कौन आदमी क्या कर जाए इस इंडस्ट्री में। तो इसलिए यहाँ पे बिफोर यू गेट इनटू द वॉर, सबसे पहले जंग के मैदान में उतरने से पहले, किसी को मिलने से, प्लान शो करने से पहले, आप एक उनकी कॉपी पेपर पे लिस्ट बनाइए। ये लिस्ट आप कॉपी पेपर पे बना सकते हैं, लैपटॉप पे बना सकते हैं, आप कंप्यूटर पे बना सकते हैं, लेकिन आपको यू हैव टू राइट डाउन इट। आपको लिखना पड़ेगा। आप दिमाग में नहीं चलेगी ये लिस्ट, मोबाइल में नहीं चलेगी ये लिस्ट, यू हैव टू कट इट डाउन। आपको लिखना पड़ेगा, राइट इट डाउन। आप लिखिए इस लिस्ट को, और जितने भी जहन में लोगों के नाम आते हैं जिनको आप जानते हैं उनका नाम लिखिए। वो आपका कच्चा माल है, और जितना ज्यादा कच्चा माल होगा आपकी इंडस्ट्री उतनी बड़ी और ज्यादा लंबी तक चलेगी दोस्तों, और कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको काम करने में। वैसे कई तरीके लिस्ट बनाने से, आप मोबाइल फोन से अपनी लिस्ट बना सकते हैं, आप अपने दिमाग से याद करके लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन एक तरीका ऐसा है मेरा जिससे कोई भी पर्सन छूटेगा नहीं। मैं उस मेथड को बोलता हूँ फ्रेंड्स मेथड। फ्रेंड्स में एक फुल फॉर्म मैंने बना रखी है। एफ से जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, उनका आप नाम लिख लीजिए, ताया चाचा बुआ का नाम लिख लीजिए। रिलेटिव, जितने रिलेटिव को आप जानते हैं उनके नाम लिख लीजिए। इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड जो कभी आपके साथ पढ़े थे उनका नाम लिख लीजिए। कोई एम्प्लॉइज को आप जानते हैं, नौकरी पेशा वाले लोगों को, ये लोग बहुत ज्यादा ड्रीमर होते हैं, बहुत ज्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन इनके पास टाइम होता है लेकिन बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है। इसलिए ऐसे लोगों को कभी आप मत छोड़िए। नेबर्स को जरूर लिखिए अपनी लिस्ट में। डेली मेयर्स, जो लोग रोजाना आपको मिलते हैं आते आते, और स्ट्रेंजर्स, अजनबी। तो ये एक तरीका है जिससे कोई भी आदमी छूटेगा नहीं। आप चाहे इस तरीके का इस्तेमाल करके भी लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट बनाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना है आपने। कभी किसी को प्री जज मत कीजिएगा। ये सोच के मत उसका नाम इग्नोर कीजिएगा कि यार ये नहीं करेगा, ये किसी काम का नहीं है, ये ठीक से बोलता नहीं है, इसको पैसे की जरूरत नहीं है, अरे यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये मुझे मना कर देगा, इसके पास टाइम नहीं है। नहीं, यू हैव नो राइट। आपके पास कोई अधिकार नहीं है किसी की किस्मत का फैसला करने का। लेट हिम, उसको करने दीजिए। तो इसलिए लिस्ट बनाते वक्त कोई कंजूसी मत करना, आप कोई प्रीजज मत करना। आप जितने भी नाम आपको याद आए, 200, 250, 300, 400 सबके नाम लिखो। अब आदमी सोचता है 200, 250, हाँ यार, जब आपकी शादी होती है, घर में फंक्शन होता है, आप 200-300 कार्ड बुलाते बांटते हैं, तो किनको बांटते हैं आप? दुश्मनों को तो बुलाते नहीं होंगे, दोस्तों को बुलाते होंगे ना। तो उन सब दोस्तों को लिस्ट में लिखिए। मिलना नहीं मिलना, ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, ये बात की बात है, लेकिन लिस्ट लिखिए, नाम लिखिए उनका। देखिए, ये आपका एक्शन डिसाइड करेगा कि आपके रिजल्ट कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, आप अपने काम के लिए कितने सीरियस हैं। जब एक सीनियर अपलाइन आपके साथ वर्किंग के लिए उतरता है, तो सबसे पहले वो ये देखता है कि सामने वाला डिस्ट्रीब्यूटर वो क्या डिजर्व करता है। वो मेरा 80% टाइम डिजर्व करता है या 20% टाइम डिजर्व करता है। अगर तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी होगी, वो हर काम सही तरीके से कर रहा है, तो अपलाइन भी सीरियस होगी, यार इसको 80% टाइम देना चाहिए, क्योंकि हर काम तसल्ली से कर रहा है, हर काम श्रद्धा से कर रहा है, हर काम दिल से कर रहा है। इसलिए लिस्ट बनाते वक्त कंजूसी मत करना। आपकी अपलाइन भी और परमात्मा भी देख रहा है कि आदमी इस काम को सीरियस लेता है या नहीं लेता है। अगर आप बोलते हैं 20-30 बंदे याद हैं, बहुत यही होता है, 2-4 लोग लगाने हैं, बस चल पड़ेगा, तो जितने आप नॉन सीरियस हैं अपने काम के लिए, आपका खुदा, आपका परमात्मा भी उतना ही इंटरेस्ट लेगा आपके काम को बढ़ाने के लिए। इसलिए इसको बहुत सीरियस, ये बहुत छोटा काम है लिस्ट बनाना, लेकिन इस इंडस्ट्री में छोटे छोटे काम ही करने हैं हमने। बहुत बड़े काम करने की जरूरत नहीं है कि मैं कोई कुदाला लेकर मिट्टी खोदना शुरू कर दूं, खड्डा खोदना शुरू कर दूं। मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा पसीना नहीं बहाना, मुझे रिक्शा नहीं चलाना यहाँ पे। मुझे ये छोटे छोटे काम करके, ये इंडस्ट्री बनी इससे है, छोटे छोटे कामों से, और छोटे छोटे काम ही आपको बड़ा बनाते हैं दोस्तों। ज्यादातर ना लोग सीरियस नहीं होते, कहते यार इतना छोटा काम ये क्या करने की जरूरत है। इसी वजह से उनका बिजनेस बड़ा नहीं हो पाता। सारी क्वालिटी, सारा टैलेंट होने के बावजूद वो इस इंडस्ट्री को छोड़ जाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटे कामों को सीरियस नहीं लेते। वो फिर वो सोचते हैं बहुत बड़ा काम आएगा, बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ा ही काम करना पड़ेगा, मर्सिडीज लेनी है तो बड़ा ही काम करना पड़ेगा। अरे बड़ा काम होगा, लेकिन शुरुआत इसी से हो। तो इसलिए लिस्ट बनाइए, उसका नाम, सीरियल नंबर लिखिए, नाम लिखिए, उसकी एज लिखिए, प्रोफेशन क्या करता है, वो फैमिली कितने लोग हैं उसके, मोबाइल नंबर क्या है, और एड्रेस कहाँ का रहने वाला है। आप बकायदा उसको एक्सेल में या पेपर पे लिख सकते हैं। हर एक का अपना अपना फायदा है। आपको इससे पता चल जाएगा कि इसकी फैमिली में प्लान देना है या अकेले को देना है।
एड्रेस से कि आप विद इन 50 किलोमीटर पहले टच कीजिए, 50 किलोमीटर के बाद जो बंदा आता है उसको छोड़ दीजिए फिलहाल। पहले नेटवर्क लोकल में बिल्ड करते हैं आप, इसलिए हर चीज का मतलब है। मोबाइल नंबर से कांटेक्ट करना आसान है, तो लिस्ट बनाइए एक बड़ी सी कि आप अपनी फैक्ट्री का कच्चा माल तैयार कर रहे हैं। एक और तरीका है जिससे कभी किसी की लिस्ट अब खत्म नहीं होती, क्योंकि लिस्ट बनाते वक्त हमारी अपने ने हमें सिखाया था कि लिस्ट को लगातार अपडेट कर दो। अगर आपकी लिस्ट खत्म हो रही है या नई नहीं बन रही या नए लोग ऐड नहीं हो रहे, तो तब भी एक समस्या है। खड़ा हुआ पानी हमेशा ही बदबू मारता है। अगर उसमें ग्रोथ नहीं हो रही, उसमें हलचल नहीं हो रही, तो तब भी समस्या है। आपका नेटवर्क कभी भी डगमगा सकता है, कभी कोई बाहर का प्राणी कोई स्कीम कोई कुछ का प्लान दिखाकर उसको खा सकता है। तो इसलिए आपकी लिस्ट बढ़ती रहे, लोग उसमें आते रहे, नया पानी आता रहे, नई एक्साइटमेंट एनर्जी बनी रहे, इसके लिए लिस्ट को हमेशा बढ़ाते रहिए। अब बढ़ाना कैसे है? नए नए लोग ऐड करके। नए लोग कहाँ से ऐड होंगे? आप स्ट्रेंजर, जो भी आजू बाजू आपके साथ लोग जाते हैं, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप तो किसी को जानते नहीं है, लेकिन आपकी कितनी सवारियां जो आपके पास सफर कर रही है साथ में। आप किसी से भी दोस्ती बनाकर नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं कि मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, अभी मैं आपके एरिया में कभी आऊंगा तो मैं आपको याद करूंगा सर, आप 4 पैसे अच्छे बना सकते हैं, आप मुझे नंबर दे दीजिए। थोड़ा सा आपने आइस मेल्टी करनी, आइस ब्रेक ही करनी है, आपने थोड़ा सा शुरुआत ही करनी है। आपने आप शुरुआत किए नहीं कि लोग दोस्ती बनते आएंगे आपकी। आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कितने लोग हैं दोस्तों? मैं बताऊं, जब मैंने इस इंडस्ट्री की शुरुआत की थी तो मैंने लिस्ट बनाई थी, मेरे लिस्ट में लोग ज्वाइन भी किए, लोग काम करना ही बंद कर गए और कुछ लोग डेड भी हो गए। फिर मैंने स्ट्रेंजर, जो एस में था स्ट्रेंजर, मैंने बड़े शहर की तरफ रुख किया, लुधियाना पंजाब का जो बड़ा शहर है, और वहां जाके इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने की जिम्मेवारी ली। और मैंने स्ट्रेंजर लोगों से बात करनी शुरू की, स्ट्रेंजर लोगों से बातचीत करनी शुरू की। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी इस इंडस्ट्री की शुरुआत स्ट्रेंजर बंदे से हुई थी। किसी अजनबी ने पेमेंट दी, उससे मेरी शुरुआत हुई। और वो लुधियाना जहां पे मैंने स्ट्रेंजर से शुरुआत की थी, अगले 9 साल में वहां पे रहा लगातार। किससे? अजनबियों से। क्योंकि रिश्तेदार तो शुरू में मानते नहीं है, अगर मान भी जाए तो काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनके थॉट प्रोसेस में आता है कि काम करूंगा तो अच्छा इसका पैसा बनेगा, अच्छा मैं काम करूंगा तो ये कमाएगा, तो इसी वजह से काम नहीं कर पाते कई बार। तो इसलिए अजनबी जो लोग होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते, वो कम आते हैं, लेकिन आते हैं तो सीरियस आते हैं और काम बड़ा करते हैं। तो मेरी इंडस्ट्री तो स्ट्रेंजर लोगों से बिल्ड हुई थी, आज भी वो लोग मेरे टच में हैं। इसलिए अपनी लिस्ट को हमेशा ऐड ऑन करता ही है, स्ट्रेंजर से बात करके। कभी खुल के बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर दोस्तों, लेकिन आज मैं आपको मेन टॉपिक बता रहा हूँ। हाँ, इनविटेशन, जब लिस्ट बन गई आपकी 100 200 300 लोगों की लिस्ट बन गई, तो दूसरा काम आ जाता है कॉन्टेक्ट करना, उसको बुलाना कि आओ मेरा प्लान देखने के लिए, मेरा प्रोजेक्ट देखने के लिए, या उसके पास जाना प्लान देखने के लिए समय लेकर, इसको बोलते हैं इनविटेशन। इनविटेशन पे कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जब आप वक्त ले रहे हैं किसी से मिलने का, तो कॉन्फिडेंट रहना है आपको, क्योंकि आपके पास जो जानकारी है वो उसके पास नहीं है। जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मौका है, वो सामने वाले के पास नहीं है। ये समझ के चलिए कि आपके पास एक गोल्ड माइन है, आपके पास सोने की हीरे की खान है, जो आप किसी को देने जा रहे हैं, उससे लेने नहीं जा रहे कुछ। तो जब भी आपने इन्विटेशन देना है किसी को, तो हमेशा ध्यान रखना है कि कभी बेगिंग अप्रोच नहीं करनी कि प्लीज मेरी बात सुन लो यार, प्लीज वक्त निकाल लो यार, प्लीज हम आधा घंटा बैठ लो यार, मैं तुझे अपना प्लान दिखाना चाहता हूँ, प्लीज सुन लो यार। ना तो बेगिंग अप्रोच करनी है आपने, ना थ्रेटनिंग अप्रोच, डराने धमके वाले कि तू मेरा यार, सुनना पड़ेगा तुझे, है तू मेरा रिश्तेदार नहीं है, सुनता क्यों नहीं है। जब आप ऐसे किसी को इनवाइट करोगे या ऐसे कांटेक्ट करोगे, यकीन मानो अगर उसने प्लान सुन भी लिया तो दिमाग के सारे ताले बंद करके बैठेगा दरवाजे में, तो वो सुन के भी अनसुना कर देगा चीजें, कोई फायदा नहीं होगा। मैं कहता हूं कि प्लान दिन में कम हो, लेकिन प्रॉपर सिस्टम के साथ प्लान हो। क्योंकि जब एक बंद बोतल है, उसके ऊपर कॉर्क लगा, ढक्कन लगा बोतल के ऊपर, आप कुछ डालना चाहोगे तो वो बाहर ही गिरेगा, बोतल के अंदर नहीं जाएगा। यू हैव टू रिमूव द कॉर्क, आपको पहले वो ढक्कन खोलना पड़ेगा, बोतल खाली करनी पड़ेगी, तभी उसमें कुछ डलेगा। तो हमारा समय देने का मतलब होता है कि आम सामने वाला आदमी समझे कि हम किस लिए आ रहे हैं उसके पास। हम एक प्रोजेक्ट पे बात करने आ रहे हैं, हम एक सिस्टम पे बात करने आ रहे हैं, हम एक अपॉर्चुनिटी पे बात करने आ रहे हैं, और मुझे 20 मिनट चाहिए आपकी। तो वो ओपन माइंड से जब बैठेगा तो मैं कुछ डालूंगा तो उसके दिमाग में ढलेगा। तो इसलिए कांटेक्ट करते वक्त
समय लेते वक्त सर्वाश्री, मेंबर, थोड़े पैसे लगाने हैं, प्रोडक्ट मिलेंगे तुझे, ऐसी कोई बात नहीं करनी है आपने। ऐसा कुछ भी शब्द यूज नहीं करना है। आप किस बात कर सकते हो उससे कि कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहा हूँ, किसी बहुत अच्छे सिस्टम पे काम करने जा रहा हूँ, जिसमें तेरे मेरे जैसे लोग पार्ट टाइम काम कर कर 40-50 हजार रुपया कमा रहे हैं। क्या बोलते हैं? तेरे मेरे जैसे लोग पार्ट टाइम काम करके 20-25 हजार कमा सकते हैं। अमाउंट उतनी बोलनी है जिससे उसका इंटरेस्ट जगे। अगर वो जॉब कर रहा है तो उसको बोलिए कि तेरे मेरे जैसे लोग पार्ट टाइम काम करके 10-20 हजार कमा रहे हैं, तो उसको ये समझ आएगा कि 2-3 घंटे पार्ट टाइम लगाकर 10-20 हजार एड ऑन हो जाएगा, तो वो उसके लिए इंटरेस्टेड होगा। अगर आप उसको लाखों की बात करोगे, उसको वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, उसको रियलिटी नहीं लगेगी। अगर किसी बिजनेसमैन से बात कर रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि आप अपने काम के साथ पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपने काम के साथ 40-50 हजार रुपया अपनी यहीं बैठे बैठे और कमा सकते हैं। तो 40-50 हजार पार्ट टाइम बिजनेसमैन का माइंड जल गया, दिमाग जल गया, बत्ती जली, वो बोलेगा क्या है, बताते हैं। तो कांटेक्ट करते वक्त आप सामने वाले को देख के कोट कर सकते हैं कि मैंने क्या बात करनी है। हाँ, यहाँ पे वो बात क्यों सुनेगा? अगर बात करते वक्त आपकी बातों में वजन है, एक्साइटमेंट है, एनर्जी है, स्माइल है आपकी। अगर आप डरी सहमी, बेगिंग अप्रोच, थ्रेटनिंग अप्रोच, प्लीज कर रहे हैं, तो ही ऑलवेज डिनाइज, ही ऑलवेज इग्नोर्स यू, वो कभी आपसे मिलने करेगा। इसलिए हमेशा एनर्जी, एक्साइटमेंट से बात कीजिए। आपको ऐसा कुछ कहिए कि पता नहीं आपको कौन सा खजाना मिल गया जो आप उसके साथ शेयर करने जा रहे हैं, आपको पता नहीं क्या दबा हुई चीज मिल गया जो आप उसको रिसल को उसी को बताने जा रहे हैं, और अगर उसने नहीं सुना तो उसका लॉस होगा। दोस्तों, कोई ऐसा पोस्टर मेंटेन चलिए। हमारी अपने एक स्टोरी सुनाती थी कि एक मान लो आप शोले फिल्म देख कर आए, आप जो रिसेंटली मूवी लॉन्च हुई है, कोई भी अच्छी मूवी रिसेंट लॉन्च हुई जो सुपर हिट गई, मैं मानता हूँ जैसे 500 करोड़ रुपया अभी एक मूवी ने अभी किया था, वॉर फिल्म आई, मान लो ऋतिक रोशन की वॉर फिल्म आई जो काफी हिट गई है, या कोई सलमान खान की मूवी आई सपोज टाइगर, तो आप मूवी देख कर आए हैं और दूसरा तो पूछता है कैसी मूवी थी, आप बोलते हैं ठीक थी, अच्छी है, देख ले, तू भी ट्राई कर ले, मजेदार है, ठीक है, टाइम पास है। तो आपको क्या लगा? आपकी ऐसी नीरस सीली सी बात, ढीले से अप्रोच के कारण क्या वो मूवी जो सुपर हिट है, जो अपनी स्टोरी, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से हिट हुई, क्या वो देखने जाएगा? कभी नहीं जाएगा वो। लेकिन अगर आपने वही बात थोड़ी एनर्जी के साथ की, अरे क्या फिल्म थी यार, सलमान खान क्या बात है यार, ऋतिक रोशन इन वॉर, टाइगर, यार कमाल, मजा आ गया, पैसा वसूल है, मतलब 2.5 घंटे कैसे बीत गए मुझे पता नहीं चला, इतना सस्पेंस और थ्रिलिंग वो स्टोरी थी। मैं तो बोलता हूं तू जाके जरूर आ। अब आप मुझे बोलो, अगर आप ऐसी अप्रोच करोगे अब वो कभी मिस करेगा फिल्म? नहीं। क्यों? फर्क कहां पर रहा? सिर्फ आपके बोलने के अंदाज से। पहले वाली टॉपिक पे आपने नीरसता से बात की, ढीले रवैये से बात की, डेड वॉइस से आवाज की, वो कभी उसका इंटरेस्ट नहीं जगा। और दूसरी बार आपने एनर्जी, एक्साइटमेंट और पूरा उसका सस्पेंस जगा दिया, तो वो छोड़ेगा ही नहीं उस फिल्म को कभी भी। तो यही तरीका है एक सही कांटेक्ट करने का, कि एक सही कांटेक्ट क्या होता है, सामने वाले का मिलने का समय लेना, बिना कुछ झूठ बोले लेकिन बिना कुछ बताए भी। आपने कंपनी का नाम, कितने पैसे लगेंगे, क्या मिलेगा, 2 मेंबर, ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे वो आपको प्री जज कर ले कि आप कुछ ऐसी स्कीम में है या कुछ ऐसे हैं। हम स्कीम तो कर नहीं रहे, वी आर डूइंग बिजनेस। लेकिन क्या है कि इतनी नेगेटिविटी है मार्केट में, इतनी स्कीमें चली हैं, वो कहीं आपको उससे ना मिल खिला ले। इसलिए जरूरत है कि आप कांटेक्ट करते समय थोड़ी नॉलेज दीजिए, ऐसा उसका सस्पेंस जगाइए कि वो आपसे आधा घंटा मिलने को तैयार हो। बस कांटेक्ट का यही मतलब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप फोन पे बताना शुरू करोगे, मोबाइल पे बताना शुरू करोगे, दैट मीन्स आप अपना कांटेक्ट खराब कर रहे हैं। मैं तो प्लान ही नहीं करता था जब तक सही कांटेक्ट ना हो जाए। भले बंदा ना प्लान सुने, लेकिन जब तक वो समय सही नहीं देगा ओपन माइंड होकर, मैं उसको प्लान नहीं करता था कभी भी। मैं राह चलते को प्लान नहीं करता था, मैं उसकी दुकान पे प्लान नहीं करता था, किसी के ऑफिस में प्लान नहीं करता था। मैं जब वो बिजी होगा तब मैं प्लान नहीं करता था, मैं प्लान करता जब खुला वातावरण है, वो सामने वाला सुनने को तैयार बैठा है, ताकि मेरा और उसका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये इन्विटेशन का खास रूल है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। मैंने कहा क्या कहते हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन कैसे कहते हैं वो जरूर मैटर करता है।
तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है शो द प्लान, STP, शो द प्रेजेंटेशन, या स्टफ द पॉकेट। हमें तो ये कहा गया था स्टफ द पॉकेट मतलब जेबें भरो, मतलब जितने ज्यादा प्लान उतने ज्यादा आउटपुट, जितने ज्यादा प्लान उतनी ज्यादा इनकम। तो मतलब आपका प्लान नहीं होता, ये तो आपका जादू का चिराग है। जितने अच्छे से आप घिसोगे उतने जिन बाहर आएंगे और बोलेंगे हुक्म मेरे आका। तो इसलिए इस चिराग को घिसना आपको आना चाहिए, इस चिराग में से जिन निकालना आपको आना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? शो द प्लान करने के लिए प्रेजेंटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका माहौल, जिस माहौल में आप बिठाते हैं। क्या वो शांत है? कहाँ पे, क्या वहां पे लिसनिंग माहौल है? कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है? कोई बहुत ज्यादा शोर शराबा तो नहीं है? क्या मैं किसी स्कूल, कॉलेज, दुकान या ऑफिस में प्लान तो नहीं कर रहा? प्लान करने की सबसे सही जो जगह होती है, या उसका घर, या आपका घर, या रेस्टोरेंट या कॉमन प्लेस। कौन सी जगह? या उसका घर, या मेरा घर, या रेस्टोरेंट, या कोई ऐसी कॉमन प्लेस। ऑफिस, स्कूल, चलते हुए बस में, ट्रेन में नहीं प्लान दिखाना है, कोई फायदा नहीं होता, रिजल्ट नहीं मिलते हैं, वो ध्यान ही नहीं लगा पाता है। इसलिए कोशिश कीजिए जब आप प्लान दिखाएं तो डिस्टर्बेंस ना हो, और प्लान दिखाने से पहले जो आपके साथ गया है गेस्ट, आपका स्पीकर, आपकी अपलाइन, उसको जरूर एडिफाई कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि हो सकता है शुरू शुरू में आप प्लान ना दिखाते हो, आप नए हैं, तो आप किसी अपलाइन को लेके जा रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि वो अपना असर छोड़े, अपना इंप्रेशन छोड़े, तो इसके लिए उसको एडिफाई करना जरूरी है। जैसे मैंने फिल्म को किया एडिफाई। अगर किसी चीज के बारे में आप बढ़ा चढ़ा के बताते हैं तो उसकी रुचि बन जाती है कि हाँ यार ये सुपीरियर है, इसको सुनना चाहिए। आज मैं इस ट्रेनिंग में बैठा हूं तो आप देखा सरबजीत सर ने मुझे बुलाने से पहले बढ़ा चढ़ा के बुलाया है, एडिफाई किया है। क्यों? कि आप आज 250 लोग बैठे और सुन सके मुझे 1 घंटे के लिए। अगर बोलते हैं जी हमारे बीच आए हुए हैं शालू जी, आप सुन लीजिए, बड़ा अच्छा बोलते हैं, आप देख लीजिए, आप तो क्या आप सुनते हैं? यहाँ नहीं। तो इसलिए सुनाने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लान इफेक्टिव जाए, जिस सीनियर को आप मिला रहे हैं उसको एडिफाई कीजिए कि ये मेरे सीनियर हैं, आज मैं जो भी हूँ लाइफ से इनकी वजह से हूँ, या मैं इनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, इनकी उम्र बहुत कम है लेकिन नॉलेज बहुत है, और जिस प्रोजेक्ट की मैं बताने जा रहा हूँ उसमें काफी अच्छे लेवल पे हैं। और सर ये मेरे दोस्त है राम जी, जिनके बारे में बताया था, वेरी नाइस पर्सनैलिटी। तो किसी को डिग्रेड नहीं करना आपने प्लान दिखाते वक्त, लेकिन बहुत ज्यादा हवा नहीं देनी थर्ड पर्सन को कि वो सुने ना। अपनी प्लान को छोटा कर दिया और सामने वाले को बड़ा कर दिया कि ये बहुत बड़ी तोप है, अब वो तो कभी भी नहीं सुनेगा। जो गलतियां शुरू में मैंने की कि अपलाइन को मिलाने ले गया और सामने वाले को बहुत बड़ा बता दिया मैंने। नहीं, सामने वाले की रिस्पेक्ट एज इट बनाए रखिए, लेकिन अपनी अपलाइन को थोड़ा ज्यादा आइडेंटिफाई कीजिए ताकि वो आपकी अपलाइन को महत्ता दे, उसको सुने, और जब वो प्लान करे तो असर हो। प्लान देख अगर आपकी अपलाइन कर रही है तो आपने फोन लेके बाहर नहीं आना है, आपने इधर उधर नहीं देखना है, आपने पूरे इंटरेस्ट के साथ ऐसे बैठना है जैसे पहली बार आप देख रहे हैं। क्यों? आपका प्रोस्पेक्ट यही देखेगा कि अगर मेरा दोस्त सीरियस है तो वो भी ध्यान से सुनेगा कि कोई चीज अच्छी होगी सुने। अगर आप फोन पकड़ के बाहर जा रहे हैं कि मेरी अपलाइन दे रही है तो दैट और वो ज्वाइन करने से पहले खत्म हो गया, वो तो स्टार्ट ही नहीं करेगा कभी। तो प्लान करते हुए ये बातों का ध्यान रखना है, सही माहौल हो, सही एजुकेशन की हो, और 20-25 मिनट के लिए फ्री होके बैठे। अपना भी फोन साइलेंट कीजिए, सामने वाले का भी कराइए कि सर ऐसा है कि 20-25 मिनट लगेंगे, बड़ी सीरियस टॉक है, मैं अपना फोन साइलेंट कर लेता हूँ सर, आप भी कर लीजिए ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। इससे क्या होगा, माहौल बन गया ना, अपने आप उसको सीरियस हो गया क्योंकि आपने ये इनिशिएटिव लिया। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। प्लान कई तरह के होते हैं, प्लान जो है वो कई तरह के होते हैं। 1 by 1 प्लान, 1 by 1 प्लान किसको बोलते हैं? जिसमें एक आदमी सामने 1 या 2 बंदों को प्लान समझाता है, उसको बोलते हैं 1 to 1 प्लान या 1 by 1 प्लान। आप किसी घर बैठ के करते हैं, आप किसी शॉप पे बैठ के करते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट पे बैठ के करते हैं, उसको बोला था 1 by 1 प्लान। एक आदमी से 1 या 2 लोगों को समझा रहा होता है, दैट इज कॉल्ड 1 by 1। ये बहुत जरूरी होता है, उसका ध्यान उस पर बना रहे, इसलिए जरूरी होता है। इसमें 1 या 2 आदमी को नॉलेज दी जाती है, कॉपी पेपर पे दी जाती है, लैपटॉप पे दी जाती है। दूसरी होती है जूम मीटिंग। आजकल बहुत ट्रेंड है इसका टेक्नोलॉजी से कि आप घर बैठे पैन इंडिया को प्लान कर रहे हैं, आप भी जैसे 250 लोग हैं तो आप जूम मीटिंग का सहारा ले सकते हैं प्लान करने के लिए, किसी ग्रुप मीटिंग करने के लिए। उसके अलावा होम मीटिंग होती है। होम मीटिंग क्या होती है? होम मीटिंग क्या होती है कि जब आप कोई बंदा ज्वाइन किया
तो उसने अपने उसी पड़ोसियों को, दोस्तों को अपने घर बुला लिया, 10-15 लोगों को। तो जो आपका स्पीकर होता है, जो आपकी अपलाइन होती है, वो बैठ के नहीं, खड़ा होकर बोर्ड मार्कर से प्लान देता है, उसको बोलते हैं होम मीटिंग। तीसरा प्लान होता है ओपन मीटिंग या सेमिनार, जिसमें बहुत बड़ी गैदरिंग को किसी होटल, किसी रिजॉर्ट, किसी हॉल में बुलाया जाता है, जहां पे 50, 100, 150, 200, 400, 500, 1000 लोग बैठे हैं। वहां पे आप स्क्रीन पे प्लान देते हैं, आप लैपटॉप के जरिए प्लान देते हैं, तो उसको ओपन मीटिंग कहा जाता है। ये अलग अलग तरह की चीजें हैं, प्लान देने के तरीके हैं, लेकिन देना प्लान ही होता है। अब इनमें फर्क क्या होता है? इसमें दो फर्क होते हैं। पहला फर्क होता है इसमें मेजर गैदरिंग का, दूसरा फर्क होता है टाइमिंग का। जैसे 1-to-1 प्लान में मैंने कहा 1 या 2 लोग बैठे होते हैं, 3 लोग बैठे होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि आप इन्वॉल्व कर सकें। आप 15 लोगों को बैठा कर प्लान नहीं कर सकते ना, तो इसलिए 1-to-1 प्लान में 2-3 लोग होते हैं, आप कॉपी पेपर में प्लान दे होते हैं। इस समय जो ड्यूरेशन होती है प्लान की, दूसरी अहम चीज, वो 15 से 20 मिनट होती है। कितनी? 15 से 20 मिनट। इससे ज्यादा अगर ड्यूरेशन चलेगी आपकी प्लान में, तो समझ लीजिएगा कि प्लान आपका बोरियत की तरफ बढ़ रहा है, उसके ऊपर से गुजर रहा है। इससे लंबा जाने का मतलब उसको कुछ समझ नहीं आएगा। तो 1-to-1 प्लान 15 से 20 मिनट चलना चाहिए। आप इधर उधर की बातें 100 कर लें प्लान से पहले और प्लान के बाद, लेकिन जब प्लान शुरू करें तो इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 20 मिनट्स। 20 मिनट से ज्यादा प्लान एक्सीड नहीं करना चाहिए, वरना बोरियत वाला हो जाता है। दूसरा, जूम मीटिंग भी अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो 40 से 50 मिनट की होती है। प्लान वहां भी 20 मिनट का होता है, लेकिन एक गेस्ट होता है, स्पीकर होस्ट होता है। जैसे सरजीत सर ने आज मुझे बुलाया, मान लीजिए मैंने प्लान दे दिया, 20-25 मिनट लगाकर एक बंदा आकर क्लोजिंग कर ली, तो ये भी ज्यादा लंबी नहीं होती, प्लान उतना ही होता है 20-25 मिनट का। होम मीटिंग में क्या डिफरेंस है? होम मीटिंग में गैदरिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। यहाँ पे लोग जो है 8, 10, 15, 20, 25 तक हो सकते हैं, एक घर में होती है जी। और दूसरा, इसमें टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। यहाँ पे प्लान जो है 25 मिनट का चला जाता है, 20 से 25 मिनट का। क्यों? स्पीकर ने खड़े होके प्लान देना, बोर्ड के ऊपर सबको इन्वॉल्व करके चलना है, ठीक है। वो एक जोक भी सुना सकता है, थोड़ा इन्वॉल्व करने के लिए कुछ स्माइल, कुछ अच्छी चीज बात भी कर सकता है। इसलिए 20 से 25 मिनट लगते हैं होम मीटिंग। और मैं बताऊं, अगर सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में, तो वो होम मीटिंग मिलते हैं। अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में किसी चीज को बैकबोन कहा जाता है बिजनेस की, वो होम प्लान को कहा जाता है। बोर्ड मार्कर के से जो प्लान होते हैं, सबसे ज्यादा रिजल्ट उनमें मिलते हैं। जो घरों में प्लान होते हैं, सबसे ज्यादा रिजल्ट उनमें मिलते हैं, क्योंकि 15-20 लोग में बंदा बड़ा आराम से बैठा होता है, उसको पता है कि अकेला मैं टारगेट नहीं हो रहा, मेरे साथ और भी लोग बैठे हैं। तो जब वो आराम से बैठता है, तो वो चीज जो स्पीकर कहता है उसके जहन में भी जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा रिजल्ट होम मीटिंग में मिलते हैं। अगर आपकी टीम में होम प्लान नहीं हो रहे, होम मीटिंग नहीं हो रही, तो ये बहुत गलत है। आप आज से इसको शुरुआत करो, आपका बिजनेस बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो बोर्ड एंड मार्कर से बड़े स्पीकर निकलते हैं इस इंडस्ट्री से बड़े अचीवर निकलते हैं। मैंने होम मीटिंग बहुत ज्यादा की हुई है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा होम मीटिंग की हुई है। बोर्ड और मार्कर, मतलब जहां 10 लोग मिले, हम घर में खड़े हो जाते थे बोर्ड मार्कर लेकर। होम मीटिंग और होम ट्रेनिंग, ये हमारा सबसे अच्छा टॉपिक रहता था। अगर आज मैं डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग दे पाता हूं, आप मुझसे देखोगे मेरे पास कई तरह की प्रेजेंटेशन है, बेसिक से लेकर लीडरशिप और एडवांस और प्रॉब्लम हैंडलिंग, सब तरफ की मैनेजमेंट की। वो इसलिए क्योंकि हमने होम मीटिंग बहुत कर रखी है, हमने होम प्लान बहुत कर रखे हैं, हमने होम ट्रेनिंग बहुत कर रखी है। हमने एक छोटे से छोटे टॉपिक का एक 40 मिनट की ट्रेनिंग बना रखी है। वो क्यों? क्योंकि हमने लोगों के बीच जब उतरते थे, लोगों से मिलते थे, हमें पता चल जाता था क्या वाइब्रेशन है, लोग क्या फील करते हैं, लोगों को क्या चीज चाहिए। तो इसलिए होम मीटिंग जो है इस इंडस्ट्री की बैकबोन है। आप देखिए कि आपकी टीम में कितने बोर्ड और मार्कर हैं जो मूव होते हैं, उतनी मल्टीप्लाई आपकी ये इंडस्ट्री हो रही होगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन तेजी से बिल्ड हो रही होगी। उससे आगे ओपन मीटिंग या सेमिनार, ये किसी होटल या मैरिज हॉल में किए जाते हैं, यहाँ पे गैदरिंग 50, 100, 150, 200, 400 हो सकती है। इसमें एक स्पीकर जो है वो स्टेज पर जाकर एलईडी पे, स्क्रीन पे या प्रोजेक्टर पे प्लान शेयर करता है। और इसमें टाइमिंग जो है प्रेजेंटेशन की, वो 30-35 मिनट हो जाती है। 30-35 मिनट क्यों?
कि उसने क्लैपिंग करवानी है, इन्वॉल्वमेंट भी करनी है, लोगों का जोश भी चेक करना है, एक दो बंदे से सवाल भी कर सकता है, किसी को स्टेज पे बुला सकता है, क्योंकि जब 100-200 लोग हों तो लोग बोर ना हो जाएं, इसलिए 30 से 35 मिनट प्लान को लगते हैं। ये 4 तरह के प्लान है, मैंने चारों में डिफरेंस बता दिया। डिफरेंस है गैदरिंग का और टाइमिंग का, बाकी सेम वही चीज रहती है, सेम वही शुरू होता है। प्लान कहाँ से शुरू होता है? प्लान वही 5-6 हिस्सों का होता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन, उसके बाद कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट पार्ट, बिजनेस पार्ट और इफेक्टिव ग्रोथ। इन पांचों चीजों को जब आप मिला दोगे तो पूरा प्लान बन जाएगा। उस पर मेरी अलग से ट्रेनिंग है, कभी वो भी शेयर करेंगे। तो पूरी चीजों को बनाना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन, कंपनी प्रोफाइल, बिजनेस, प्रोडक्ट का पार्ट, बिजनेस और इफेक्टिव ग्रोथ। जब इन पांचों को मिला जाते हैं तो एक सही प्लान तैयार हो जाता है। इसमें छेड़खानी कुछ नहीं होती। कंपनी की प्रोफाइल से छेड़खानी नहीं कर सकते आप कंपनी के प्रोडक्ट से छेड़खानी नहीं कर सकते, आप बिजनेस प्लान से छेड़खानी नहीं कर सकते। सिर्फ कोई चीज हिला सकते हैं तो ओवरव्यू हिला सकते हैं आप, या इफेक्टिव ग्रोथ। ओवरव्यू या इफेक्टिव ग्रोथ। ओवरव्यू मतलब भूमिका बांधना, इफेक्टिव ग्रोथ कुछ ऐसे बातें करना कि बंदे की समझ में उतर जाए, उसको रात नींद ना आए, उसको बंदे दिखाई दें, गोले दिखाई दें। तो ये चीजें होती है ओवरव्यू, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान एंड इफेक्टिव ग्रोथ। इन 5 चीजों का समावेश ही पूरा प्लान होता है। हम कभी उस पर फिर कभी बात करेंगे। लास्ट में चीज आती है फॉलोअप। चौथा जो स्टेप है हमारा, कि आपने किसी बंदे को प्लान कर दिया, कांटेक्ट किया था, टाइम लिया, उसको प्लान कर दिया, उसके बाद होता है लास्ट में फॉलोअप। फॉलोअप प्लान देने के बाद ही शुरू हो जाता है। और कब तक चलता है? जब तक बंदा ज्वाइन ना कर दे। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, कब शुरू होता है? प्लान खत्म होने के बाद ही शुरू हो जाता है। लेकिन कब तक चलता है? जब तक बंदा ज्वाइन ना कर दे। 24 घंटे, 48 घंटे, हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, कभी भी बंदा ज्वाइन कर सकता है आपको। लेकिन उसको आपने फॉलोअप देते रहना, उसको टच में रखना है, उसको फीडबैक देते रहना, उसको अपडेशन देते रहना, अपनी कोई तरक्की, अपनी कोई अचीवमेंट, अपना कोई सेमिनार भेजते रहना है। तंग नहीं करना, डेली गुड मॉर्निंग भेज भेज के, डेली मोटिवेशन मैसेज भेज भेज के उसको इतना पका नहीं देना कि आपके मैसेज पढ़े ही ना। हफ्ते में एक भेजो, लेकिन जो भेजो अच्छा हो, नॉलेजेबल हो, कोई आपके ग्रुप की अचीवमेंट, किसने कार ली, किसने कोई बड़ा सेमिनार किया, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, वो देते रहो। मेरे साथ कई दोस्त 6-6 महीने बाद, साल बाद भी जुड़े, क्योंकि कंटिन्यूस फॉलोअप में था मैं। एक दोस्त, मैं उसको शुरू से कह रहा हूँ 2019 से कि मैं तुझे स्टार्ट करना, मैं तुझे स्टार्ट करना। वो अच्छा नेटवर्कर है, वो अच्छा नेटवर्कर है। मैं स्टार्ट करना, मैं तुझे स्टार्ट करना, तुझे मेरे साथ आना पड़ेगा, तुझे मेरे साथ एक बार मेरे साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसने कहा 2022 में। सर 2022 में तो नहीं हो पाएगा। मैं कहा 2023 में होगा। इतना पॉजिटिव। और अभी रिसेंटली वो आपके भाई स्टार्ट करेगा, जल्दी गुड न्यूज मिलेगी। मतलब फॉलोअप तो आप चलता रहता है जब तक बंदा ज्वाइन करे। फॉलोअप क्या होता है? फॉलोअप होता है उस बंदे को थोड़ा सा स्टार्ट करवाना कि सर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको डिटेल देनी पड़ेगी अपनी, क्या नाम है, किस नाम से आपने शुरू करना है, किस नाम से आई डालनी है, प्रोडक्ट कौन सा लेना है, उससे शुरुआत होती है फॉलोअप से। फॉलोअप में कई बार कहता है सामने से रिजेक्शन आ जाती है। प्राइमरी फॉलोअप तभी शुरू हो जाता है जब आप प्लान खत्म करते हैं। और सर कैसा लगा प्लान? इसमें 2 पार्ट बताए मैंने, प्रोडक्ट और पे आउट। आपको दोनों में से ज्यादा कौन सा अच्छा लगा? याद रखिएगा, सवाल पूछते वक्त तो वही सवाल पूछो जिसका जवाब आपके फेवर में हो। आप ये नहीं पूछ सकते अच्छा लगा या बुरा लगा। वो बोल देगा बुरा लगा तो आप क्या करोगे? इसलिए सवाल के ऐसा पूछना है जिसके जवाब दोनों आपके फेवर में हो। सर मैंने 2 पार्ट बताए, एक प्रोडक्ट वाला और एक बिजनेस वाला, आपको दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा लगा? अगर वो बोलेगा प्रोडक्ट वाला, वेरी गुड सर, मैं भी प्रोडक्ट के कारण ही आया था इस इंडस्ट्री में। सोचो प्रोडक्ट के साथ बिजनेस फ्री मिल जाए, कैसा लगेगा आपको? तो क्या हुआ? जवाब किसके फेवर में? आपके फेवर में। और उसने कहा बिजनेस वाला, ओ वाह सर, मेरे आने का कारण ये था बिजनेस वाला पार्ट। मैं तो आया ही इनकम देख के था कि प्रोडक्ट तो मैं कहीं से भी ले लूंगा, किसी दुकान से भी ले लूंगा, लेकिन बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो सर्वश्री दे दिया वो कोई और नहीं दे सकता है। तो प्राइमरी फॉलोअप वहीं से शुरू हो जाता है। उसके क्वेश्चन ऐसे कीजिए, हाँ हाँ सर ये तो समझ आ गया कि प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, साथ में बिजनेस फ्री मिल रहा है, बाकी आप मुझे बताइए आप कब शुरू करेंगे? आज शुरू करेंगे या कल शाम को शुरू करेंगे? नहीं कर लेते हैं, कोई नहीं, आज कल शुरू कर लेते हैं। किसके नाम शुरू करेंगे? सर अपने नाम शुरू करेंगे, अपनी वाइफ के नाम शुरू करेंगे? फिर देखिए, मैं जो भी सवाल पूछा दोनों फेवर में मेरे। अपने नाम पे शुरू करेंगे, अपनी वाइफ के नाम शुरू करेंगे? मैं अपने नाम ही शुरू करूंगा। क्या नाम है सर आपका? अरुण बंसल। अरुण बंसल जी। सर एड्रेस क्या है? एड्रेस ये जी। सर आपका आधार कार्ड नंबर ये जी। सर आपका पैन कार्ड नंबर सर ये जी। सर आप पेमेंट कैश देंगे या सीधा कंपनी अकाउंट में डालेंगे? मैंने ये नहीं पूछा पेमेंट देंगे या नहीं देंगे, कैश देंगे या कंपनी अकाउंट में डालेंगे।
हमेशा ऐसे सवाल पूछिए जिनका आंसर हाँ और हाँ में हो, आपके फेवर में हो। कभी डिटेल पे बात करेंगे। और सेकेंडरी फॉलोअप प्लान देने के बाद शुरू होता है। एक दिन बाद भी आप कर सकते हैं, हफ्ते बाद भी कर सकते हैं, 10 दिन बाद भी कर सकते हैं, ये चलते रहते हैं। कई बार फॉलोअप में आपको कई तरह के सामने वाला सवाल, सर आपकी स्कीम बहुत देखी है मैंने, ऐसी बहुत सी कंपनियां देखी है मैंने, सर बहुत लोग आए बहुत लोग चले गए, सर कर लेता हूँ पर पैसे की समस्या चल रही है, सर देखता हूँ, सोचता हूँ, घरवाली से बात करता हूँ, सलाह लेता हूँ, सर मुश्किल हो रही है, थोड़ी सी पैसे की समस्या चल रही है, बस जैसे ठीक हो जाएगी आपको कर। बहुत से लोग गोली देने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? पोस्टपोन, कि कैसे भी चला जाए, ना ज्वाइन करना पड़े मुझे। मैंने भी किया था अपनी सिस्टर इंदु ठाकुर को, इंदु कर लूंगा, फटाफट कर लूंगा, जैसे इंतजाम हो जाएगा ना मैं आके ज्वाइन कर लूंगा। यकीन मानिए कोई भी आपको सिंगल आदमी आपके घर आके पेमेंट नहीं देगा, सिंगल आदमी आपके घर आके ज्वाइन नहीं करेगा, आपको ज्वाइन करवाना पड़ेगा। कोई ऐसा बंदा नहीं होता जिसने आज तक कहा अरे वाह क्या प्लान है सर, शानदार प्लान, इतना बढ़िया, कहाँ थे आप, इतनी बढ़िया कंपनी है सर्विस, ये लो सर पैसे अभी शुरू करो। ऐसा एक भी बंदा नहीं मिलेगा। हर आदमी कोई ना कोई नेगेटिव सवाल पहुंच के फाटक लगाएगा कि कैसे आपको ना बोले, कैसे आपको ना बोले। तो कोई ना कुछ सवाल ऐसा पूछ जाएगा कि सर बहुत कंपनी आई, मेरे पड़ोसी ने की थी, उसने की थी, कुछ नहीं हुआ सर, ये चली जाती है, कुछ नहीं बनता सर, ये है वो है, ट्राम लेटर, बड़ा बहुत कुछ सवाल पूछेगा। कभी सवाल का जवाब नहीं देना। क्या मैंने बोला? कभी सवाल का जवाब नहीं देना है ऑन दी सपोर्ट। क्यों? उसने कहा सर कंपनी बहुत अच्छी है हमारी, 5 साल से चल रही है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग आई, इतने प्रोडक्ट है। और नहीं सर पहले ही बहुत आई थी, वो भी बड़े बोलते थे हमारी मैन्युफैक्चरिंग अपनी, इतने प्रोडक्ट है हमारे, ये भी चलेगी सर, हमारी चलेगी ना, हमारे पैसे आ रहे हैं ये, अरे उनके भी बहुत है। कभी सवाल का जवाब नहीं देना है। वो बोलता है मनी प्रॉब्लम, अच्छा अच्छा, और सर इसके अलावा और नहीं, टाइम भी नहीं रहता, जॉब से आते हैं टाइम, अच्छा अच्छा, और इसके अलावा सर बस यार लोग ना जुड़ते नहीं है, मानते नहीं है लोग, और से इसके अलावा मान जाए तो सर करते नहीं है, मैं देखा आगे नहीं काम चलता, 2-4 के बाद काम ठप हो जाता है। सवालों को लिखते जाओ, पूछते जाओ, आंसर नहीं देना है आपने। आंसर देने में पड़े तो वो एक और सवाल पूछेगा, फिर आपने जवाब दिया वो एक और पूछेगा, फिर आपने जवाब दिया वो एक और। क्यों? वो सवाल नहीं है उसके, एक्चुअली वो ज्वाइन नहीं करना चाहता, इसलिए वो एक नेगेटिव आपके आगे एक क्वेश्चन मार्क रख रहा है। इसलिए तो आपने जवाब दिया, वो बाल की खाल निकालेगा क्योंकि उसको ज्वाइन नहीं करना है। तो जवाब नहीं देना है, अच्छा अच्छा, हाँ जी ठीक है सर, ओके सर, कोई बात नहीं सर। इससे क्या होगा? उसका दूसरा तीसरा चौथा सवाल, सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे बाहर निकालनी मैंने, धीरे धीरे बाहर निकालनी मैंने। लेकिन अब सवालों का क्या करना है? अगर आप सर आप मुझे बताओ ये जितने सवाल हैं, अगर इन सारे सवालों के जवाब मैं दे दूं आपके मुताबिक, सवाल सारे लिख लिए मैंने, उसके बाद मैंने एक सवाल उससे पूछा कि सर इन सारे सवालों के जवाब अगर मैं दे दूं आपके मुताबिक, तो फिर क्या आप ज्वाइन कर लोगे? अब वो क्या बोलेगा? हाँ यार अगर मेरे मुताबिक मिल गया आंसर तो फिर तो कर लूंगा। उसको क्या लगा कि यार टाइम प्रॉब्लम मैंने बताया, ये कहाँ से जवाब दे लेगा, मैंने बताया पैसे की समस्या, ये कहाँ से जवाब दे लेगा। तो सर ये सारे सवालों के जवाब अगर मैं आपके मुताबिक दे दूं तो क्या फिर आप कर लोगे? हाँ फिर तो कर लूंगा सर, ठीक है कोई बात नहीं, ये कंपनी का लिटरेचर है, ये बुक है, आप इसको पढ़ो रखो, कल मैंने वापस इधर से गुजरना है तो कल एक बार दोबारा आपके साथ बैठते हैं, फिर इन बात करेंगे, तब तक आप इस बुक को पढ़ो। पोस्टपोन द मीटिंग। सवाल अगर बहुत ज्यादा करता है तो पोस्टपोन कर दो, पढ़ने के लिए दे दो। क्यों? क्योंकि अब हम 1 घंटा बैठ चुके हैं, 1 घंटे से ज्यादा बैठने का कोई फायदा नहीं है, कल तक डाल दो, मीटिंग में डाल दो उसको, ठीक है। और अगर देने भी पड़े तो मैं क्या करता हूँ, 3 तरीके का जवाब देता हूँ। किससे? मैंने कल पे क्यों डाला? कल जवाब देने का मतलब होगा उसको मालूम है मेरे जवाब दे नहीं पाएगा, मैं जीत जाऊंगा, मुझे पैसे देने नहीं पड़ेंगे। वो तो पता है आपको कि हर साल का जवाब आपके पास है। मनी प्रॉब्लम, अगर आज भी आपको मनी प्रॉब्लम है तो कब होगी? साल बाद ठीक हो जाएगी, 2 साल बाद ठीक हो जाएगी। अगर 40 साल के आप हो गए और आज भी पैसे की समस्या 7-10 हजार रुपए के लिए, तो कब ठीक किया अपनी लाइफ में? फिर आपने क्या पैसा टाइम प्रॉब्लम, कहाँ लगा रहे हैं टाइम? अगर हमें समस्या है टाइम के लिए, पैसे कमाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम टाइम लगा कहाँ रहे हैं फिर सर? अरे वो नहीं चली, अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं चली, उसकी नहीं चलती है तो काम नहीं करता है, जो काम करता है उसकी चल रही है।
जवाब तो सारे हैं आपके पास, लेकिन दिए नहीं आपने, कल तक जानबूझ के छोड़े। और मैं बताऊं, किसी भी सवाल का जवाब आप 3 या 4 तरीकों से दे सकते हैं। किसी भी सवाल का जवाब, किसी भी रिजेक्शन को हैंडल आप 3 या 4 तरीकों से कर रहे हैं। लास्ट पे की तरफ बढ़ता हूं, फिर खत्म करते हैं। पहला आंसर, क्वेश्चंस आर द आंसर, सवाल ही जवाब है। एलन पीस की ये किताब है, बहुत अच्छी, छोटी सी है लेकिन बड़ी शानदार है प्रॉब्लम हैंडलिंग करने को, रिजेक्शन हैंडलिंग करने को। आप पढ़िएगा जरूर, बाजार से लेकर। सवाल ही जवाब है उस किताब का नाम है, हिंदी में। तो क्वेश्चंस आर द आंसर मतलब सवाल ही जवाब है। सर लोग ना जुड़े तो, सर जुड़ गए तो, सर 2 ना बने तो, सर अगर बन गए तो, सर पैसा ना आया तो, सर आ गया तो, सर कंपनी ना चली तो, सर चल गई तो, सर लोगों ने काम नहीं किया तो, सर लोगों ने कर लिया तो। सवाल ही जवाब है। जो सवाल पूछा है उसको उसी को लपेट कर वापस सवाल ही जवाब है, पहला तरीका। दूसरा तरीका जवाब देने का, फील फेल्ट फाउंड कम टू द मीटिंग। फील फेल्ट फाउंड क्या है? एक वर्ब की फॉर्म है। फील का मतलब होता है महसूस करना, फेल्ट का मतलब होता है महसूस किया, और फाउंड का मतलब पाया। सर फील फेल्ट फाउंड, सर जैसा आप फील कर रहे हैं ना कि 2 नहीं बनते, लोग नहीं जुड़ते, पैसे नहीं होते, जैसा सर आप फील कर रहे हैं ना, भाई गॉड मैं भी ऐसा ही फील करता था। सेकंड फॉर्म, मैं भी ऐसा ही फेल्ट, मैं भी ऐसा ही फील करता था, लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने पाया, आई फाउंड कि यहाँ लोग तो बहुत जुड़ते हैं, यहाँ तो लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, यहाँ तो लोग बहुत काम कर रहे हैं। आप आइए, इस हफ्ते हमारे यहाँ सेमिनार होने जा रहा है, और देख मैं आपको ऐसे दोस्तों से मिलाता हूँ जो उसमें बहुत ज्यादा काम करके पैसा कमा रहे हैं। या आइए हमारा वेबिनार होने जा रहा है, वहां पे ऐसे स्पीकर आ रहे हैं, मिस्टर रमनजीत सिंह कुकरेजा, जो पिछले 20 साल से 22 साल से इस इंडस्ट्री में है। आइए उनको सुनते हैं कैसे अचीवमेंट ली इन्होंने। फील फेल्ट फाउंड कम टू द मीटिंग। ये तब जब आपके आसपास कोई मीटिंग, वेबिनार, सेमिनार, ट्रेनिंग है, तब इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। फील फेल्ट फाउंड कम टू तालकटोरा। सर जैसा आप महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल मैं भी ऐसे महसूस करता था, पर जब मैं इस मीटिंग में जुड़ा, वेबिनार के साथ जुड़ा, अच्छे लोगों से मिला, मैंने पाया कि काम चलता नहीं, काम तोड़ता है। 10 जून को तालकटोरा में आइए, 5वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं, वहां पे मैं ऐसे लोगों से मिलाऊंगा, मिस्टर उमेश चौरसिया जिनका चेक 12 लाख रुपए का पिछले महीने का, सोनू कुमारी जिनका चेक 8-10 लाख का, मिस्टर विनय जी, रेशमा जी जिनका चेक 7.5 लाख रुपए का। ऐसे बहुत से लोगों को मिलाऊंगा जो इसमें लाखों रुपया कमा रहे हैं। फील फेल्ट फाउंड कम टू मीटिंग, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने का, किसी भी सवाल को हैंडल करने का, वो है गिव फेथ। कुछ नहीं, सिर्फ विश्वास दो, कुछ नहीं, विश्वास दो। सर टेंशन ना लो, मैं हूं ना, मिल के करेंगे। क्या बोलना है? सर ये सवाल है ना, अरे टेंशन ले भाई, मैं हूं ना, मिल के करते हैं, मिल के करेंगे, तू टेंशन ले। ये एक ऐसा वर्ड है जिससे आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बड़े आसानी से बना सकते हैं। कोई जरूरत नहीं सवालों के जवाब देने। अगर मेरी कजन मुझे जवाब देने लगती ना, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट में कभी इस इंडस्ट्री में ज्वाइन ना करूं। उसने कहा शालू तेरे सवाल है ना, वो सुन लिया मैंने, मैं बैठी हूं ना, स्टार्ट कर, मिलके काम करेंगे, मैं कर रही हूँ तू भी कर, चला पैसे दे। अच्छा चल ठीक है। फिर मैंने सवाल ही नहीं किए मैंने, क्योंकि उसने बात ही ऐसी की इमोशनल वाली, टेंशन ले मैं हूं ना, मिल के करेंगे। क्या बोला मैंने? टेंशन ले मैं हूं ना, मिल के करेंगे। ये नहीं बोला मैंने कि मैं करूंगा, ये नहीं बोला मैंने कि तेरे दोनों लग मैं चलाऊंगा, ये नहीं बोला मैंने कि तेरे दोनों तरफ बंदे मैं लगाऊंगा, ये नहीं बोला मैंने तो कुछ मत करना, तेरे घर पैसा है ना, टेंशन ना ले मैं हूं ना, मिल के करेंगे। फेथ, आज मार्केट में फेथ की कमी है और कुछ नहीं दोस्त। जहां फेथ मिल जाए लोग बड़े से बड़ा काम कर देते हैं, रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। फेथ डेवलप करो, और सबसे लास्ट जब कुछ ना बने तो धक्का, पुश, अरे करो यार इसका फॉर्म भरो, सर आप करो, नाम भरो, इसका फॉर्म भरो, मैं बैठा हूं ना, चल तू पैसे दे, अरे यार पैसे दे, अरे तू पैसे दे जितने हैं फिलहाल, बाकी कल ले जाऊंगा तुझे। ये क्या किया आपने? धक्का दिया। ये किनको दे सकते हैं आप? दोस्तों को, रिश्तेदारों को, नॉन को, पड़ोसियों को। क्यों धक्का देना है? ऐसा धक्का क्यों देना होता है? देखो जब आप पैदा हुए तो आपका डिसीजन नहीं था, ये आपके पेरेंट्स का डिसीजन था।
जब आपका नाम रखा, आपका डिसीजन नहीं था, आपके पेरेंट्स इस तरह का डिसीजन था। आप किस स्कूल में जाओगे, ये उन्होंने डिसीजन लिया। आप कौन सी डिग्री करोगे, उन्होंने डिसीजन लिया। आपका शादी कैसे होगी, ये उन्होंने डिसीजन लिया। तो जब जन्म से लेकर आज तक आपने कोई भी फैसला खुद नहीं लिया, तो जब मैं कह रहा हूँ कि सर्वनाशी करनी है, आप कैसे फैसला लोगे? आपको धक्के की जरूरत पड़ती है इंडिया में। यहाँ पे आप किसी को पूछ लो ना, सर चाय अरे नहीं नहीं मैं पी के आया, तो आप क्या करते हैं, अरे कोई बात नहीं, एक एक कप और पीते हैं, लाओ चाय, ठीक है मंगवा लो। क्या किया उसने? धक्का दिया ना थोड़ा सा। अरे चलो मूवी देखने चलते हैं यार, बड़ी शानदार मूवी लगी। नहीं नहीं यार छोड़ो, सोते हैं। अरे चलना यार, उठना, चल मैं तेरे पैसे खर्चता हूँ। क्या किया? चल ठीक है यार चलते हैं। थोड़ा सा धक्का दिया ना, चल पड़ा ना। इंडिया में ज्यादा आधे से ज्यादा काम धक्के से चलते हैं, इसलिए धक्का दो। क्योंकि ये धक्का आप ऐसे समंदर में दे रहे हैं, उसको इतने बड़े विशाल समंदर में दे रहे हैं, 2 गोते खाएगा, हाथ पैर मरेगा, लेकिन ऊपर आ जाएगा, तैर जाएगा, और जिंदगी भर आपका शुक्रिया अदा करेगा कि आपने धक्का दिया था। मैं आज 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, और मैं हर स्टेज पे अपनी अपलाइन इंदु ठाकुर, मेरी कजन सिस्टर का थैंक यू बोलता हूँ। अगर वो मुझे धक्का ना देती तो मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होता दोस्तों। तो ये 4 तरीके हैं फॉलोअप करने के, किसी से यस करवाने के दोस्तों। काफी टाइम हो गया, इसी साथ में इसको तो पीपीटी को खत्म करता हूँ। यहाँ पे मेरी पीपीटी खत्म है। होप सो आपने 4 बेसिक को एंजॉय किया होगा। ज्यादा वक्त हो चुका है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। कल का दिन बड़ा शानदार है, अपने अपनी जगह पे, अपने अपने एरिया में, अपने सीनियर्स के साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कीजिएगा। अपनी वीडियो, अपने मैसेज, अपने पोस्ट सारी फेसबुक पे शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपका सर्वश्री का मैसेज पहुंचे। सर्वश्री की 5वीं साल के लिए आपको दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओवर टू सरबजीत सर। थैंक यू सो मच Thank सरबजीत you, सर, थैंक यू sir. एवरीबॉडी। Thank you so much for such a beautiful session. और जैसे सर ने बोला, नींव मजबूत होनी चाहिए, और आज का सेशन बिल्कुल हमारी नींव को मजबूत करके चला गया सर। और बेसिक ही सबसे ज्यादा जरूरी है, जहां पर आप सफलता की एक पायदान को या हर एक पायदान को चढ़ सकते हैं, अगर आपके बेसिक मजबूत है तो आज सालू सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक्स की ट्रेनिंग हमें दी है कि कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कैसे सवालों के जवाब देना है, कैसे हर सवाल खुद ब खुद एक जवाब है। तो हर चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर इसको हम सीख गए, तो आने वाला टाइम हमारे साथ अगर 10 लोग आते हैं, तो 10 में से 8 लोग मेरे साथ इस बिजनेस को जरूर शुरू करेंगे। तो थैंक यू सर, इतना बेहतरीन टाइम देने के लिए, और ये बताने के लिए कि आप सफल हैं क्योंकि आपके बेसिक्स बहुत क्लियर है, आपकी नींव बहुत मजबूत है। तो मैं चाहूंगा हर एक दोस्त जो यहाँ पर अटेंड कर चुका है, वो अपनी नींव को मजबूत करे और इस SHPL में सफल होकर के दिखाए। राइट? तो खुद से जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है। खुद से जीतने की जिद है और खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। तो इस जमाने को बाहर निकालते हैं और इस SHPL में सफल होकर के दिखाते हैं, और यही जिद करके आज बैठते हैं। कल 20 तारीख है और 5वीं वर्षगांठ है हमारे SHPL की। दिल्ली ऑफिस में आप सभी का स्वागत है। 12 बजे आप आइएगा और केक कटिंग समारोह में भाग लीजिएगा। आप सभी जो भी यहाँ दिल्ली के आसपास रहते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं जानना चाहूंगा आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी, ये जरूर आप हमें बताइएगा। मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं आपको, और ये अनम्यूट का ऑप्शन हो चुका है। अब आप बता सकते हैं कि आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी। जबरदस्त सर जी, जबरदस्त बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा सर, जय SSPL। सो जय SHPL के साथ यहाँ पर हम इस शाम को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद यहाँ पर जुड़ने के लिए, और हमारे गेस्ट, हमारे लीडर मिस्टर सालू राजपूत सर का बहुत 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 धन्यवाद। सालू ठाकुर सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि यहाँ पर आए, अपना कीमती वक्त दिया और इतनी बेहतरीन शाम को अपनी ट्रेनिंग से और बेहतरीन यानी फैबुलस बना दिया इस फ्राइडे को, और इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब आपसे
वक्त हो चला है कि अब आपसे विदा लेते हैं, और इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, SHPL के बिजनेस को आगे बढ़ाते रहिए और अपने सपनों को पूरा करते रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा। फिर आपसे मिलेंगे अगले सेशन में।